गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और जो हमारा प्रोग्राम है 150 घंटे में कंप्लीट कोर्स प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट कोर्स है सिर्फ 150 घंटे में। तो आज हमारी तीसरी क्लास है जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं। और हमने जो बातें की हुई हैं आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 के पहले के विद्रोह, 1857 का विद्रोह और इसके बाद में कुछ मुख्य विद्रोह जो पर्टिकुलर क्वेश्चन वहां से यूपीएससी पूछता है। इसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। उसमें एक दो पार्ट हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, उनका जो ब्रह्म समाज, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली हुई है। प्रार्थना समाज के बारे में हमने चर्चा कर ली हुई है। इसके आगे के जो भी संघ बने हुए हैं जो कि धार्मिक और सामाजिक सुधार करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये तीसरी क्लास है और कोई गायब नहीं होगा। इसको 2-3 बार वॉच करेंगे, इससे कहीं भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इतना ही आप पढ़ के चले जाएंगे, 2 या 3 बार आपको वीडियो देखना है, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो जैसा कि हमने देखा हुआ है कि ये 150 घंटे का है। प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे अरुणोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो इसको वॉच करते रहिए। ओके, तो ये सारे हमने कर लिए हैं मुद्दे, ठीक है, जितने भी हमने मुद्दे कर लिए हुए हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यहां से भी हमने बातें की हुई हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, क्या क्या चीजें हमने करी हुई हैं देख लो एक बार फटाफट। पीटी फोकस यहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। मैंने लिख भी दिया है, डिफाइन भी कर रहा हूं, फटाफट देख लो एक बार। ओके, ये सारे हमने एक व्यू बनाया हुआ था कैसे जो है ये सुधार आंदोलन शुरू हुए थे। और राजा राम मोहन राय के बारे में हमने बात कर ली हुई थी जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। और इसके बाद में कुछ चीजें और भी हम लोग बात करने वाले हैं इनके बारे में। ये सारे हमने कर लिए हुए, आप लोग वीडियो देखेंगे। इसको भी हमने कर लिया है, प्रार्थना समाज के बारे में बात हमने कर ली हुई। अभी जो हम लोग करने वाले हैं यहां से यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, यहां से हम लोग करने वाले हैं। देख लो भाई, इसके जो प्रणेता है, जो सूत्रपात करने वाले हैं, उनका नाम क्या है? हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। और ये इसके प्रणेता है या कह सकते हैं कि इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। और इनके पिता जो थे पुर्तगाली और माता भारतीय थी, तो ये इंडिया में ही थे। और इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की हुई थी। फैक्ट याद रखना, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सॉरी, इसके अध्यापक रहे थे, प्राध्यापक। हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक कब से कब तक रहे हैं? ये 1826 से लेकर 31 तक जो है ये इसके प्राध्यापक रहे हैं, आचार्य रहे हैं, प्राचार्य रहे, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने वाद विवाद एवं लेखन के माध्यम से प्राचीन जर्जर परंपराओं का विरोध किया हुआ था और आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फैक्ट है, जहां मैं बोलूं ध्यान रखना है तो वो फैक्ट है, उसको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ हिंदू एसोसिएशन जैसे संगठनों की स्थापना भी की हुई है। फिर से एक बार देख लो, एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन ऑफ हिंदू एसोसिएशन जैसे संगठन इनके द्वारा स्थापित किए गए थे। और ये जो मूवमेंट चलाया था इन्होंने, यंग बंगाल आंदोलन, किसकी तर्ज पे था? मेजनी के यंग इटली की तर्ज पर, उसी के समान यंग बंगाल नामक एक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी, यंग बंगाल आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो किसकी तर्ज पे है ये? मेजनी के द्वारा चलाया गया इटली यंग इटली संगठन के आधार पर इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता, रैयतों की सुरक्षा, प्रशासन का भारतीयकरण, नारी मुक्ति जैसे विषयों पर अपनी चर्चा का इन्होंने विषय बनाया हुआ था। और इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, ध्यान दें, यहां पे ध्यान से ध्यान देना है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन
बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब के भी इन्होंने गठन किया हुआ था, इसकी स्थापना की हुई थी। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने बोल्ड कर रखे हुए वो बहुत आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1931 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने लगे। पॉइंट को नोट किया जाए, ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन कौन कर रहा था? डेरोजियो कर रहे थे, हेनरी डेरोजियो कर रहे थे। डेरोजियो के समर्थकों ने पुरानी एवं जो ह्रासनों की जो प्रथाएं थी, जो ह्रास के जो हमारी प्रथाएं ह्रास कर रही थी, जो रीति रिवाज थे पुराने और सामाजिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों को की घोर निंदा की थी। शिक्षा की जोरदार वकालत की हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है। ठीक है, ये जो आंदोलन इन्होंने चलाया था ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट को नोट किया जाए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 1831 में होती है, मात्र 24 वर्ष की आयु में। आजकल आप देखेंगे 24 वर्ष की आयु में तो लड़का कुछ कर ही नहीं पाता, लेकिन इन्होंने तमाम सारे संगठनों का गठन किया हुआ था और ऐसे ऐसे मूवमेंट चलाए हुए थे। ओके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे, प्रसिद्ध विद्वान समाज सुधारक। विद्यासागर के व्यक्तित्व में भारतीय और पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। सुंदर समन्वय मतलब ये पाश्चात्य विचारों और भारतीय विचारों को बिल्कुल बराबर मानते थे, दोनों में विश्वास करते थे। 1950 में वो संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य भी बने। ध्यान देना यहाँ पे कब बने हुए हैं? 1950 में। 1950 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी। गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहन किया हुआ था उन्होंने, और संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त कर दिया। संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया, जिससे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ। तो ये तमाम सारे वो रिफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बंगला भाषा में वर्णमाला लिखी। पॉइंट को नोट किया जाए, संस्कृत पढ़ाने के लिए बंगला भाषा में वर्णमाला लिखी हुई थी। ध्यान रखना इसको पॉइंट को एक दो बार और पढ़ लेना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए। विद्यासागर ने विधवाओं के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया हुआ था और पुनर्विवाह, बहुपत्नी विवाह जैसे तथा बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया हुआ था। तो एक पक्के समाज सुधारक के तौर पर यहाँ पे वो स्थापित होते दिख रहे हैं। ठीक है, 1849 में स्थापित बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये फैक्ट 2021 में पूछा गया है यूपीएससी में। यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, तो इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं लगातार। और 2021 का जब भी आप देखेंगे पेपर तो उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, लगभग जो है फैक्ट पे बनाया गया है क्वेश्चन पेपर। तो फैक्ट भी आपको नहीं छोड़ने हैं। यूपीएससी क्या है, हमेशा ये दिखाता रहता है कि आप चालाक है या हम चालाक हैं, तो आप समझते हैं कौन चालाक है। ठीक है, तो ये फैक्ट यहाँ पे पूछा गया है। ओके, ये यूपीएससी में 2021 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रामकृष्ण मिशन किसने चलाया हुआ था, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की हुई थी और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 ईस्वी में स्थापना की हुई थी। डेट याद रखना कब स्थापना हुई है, 1 मई 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की हुई है। और ये पहला ऐसा संगठन था या मिशन था जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 1909 में मिशन का औपचारिक पंजीकरण भी कराया गया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखना कि एक पहला ऐसा संगठन या मिशन था जिसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम या एक्ट के तहत 1909 में पंजीकृत कराया गया था। ठीक है, उनके सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। पॉइंट को नोट किया जाए, उनके सिद्धांतों का आधार क्या है, वेदांत दर्शन है। और इस मिशन के अनुसार
ईश्वर निराकार, मानव बुद्धि से परे तथा सर्वव्यापी है। ठीक है, तो ये उनका सिद्धांत है, ये जो वेदांत दर्शन पर आधारित है। रामकृष्ण मिशन जो परमहंस थे उनको गदाधर चट्टोपाध्याय कहा जाता था, जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। ये इनको इंफॉर्मेशन उनके गुरु के बारे में है। रामकृष्ण मिशन ने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त की और परमहंस कहलाए। उनका नाम कुछ अलग ही था। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने तमाम सारे यहाँ पे देखेंगे समाधि की स्थिति प्राप्त की, तो वो परमहंस कहलाए हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये रामकृष्ण मिशन जो है वो चल रहा था। ठीक है, रामकृष्ण की शिक्षाओं उपनिषद, गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद जी ने विश्व में मानव मूल्यों की शिक्षा दी हुई थी। ठीक है, तो आधार क्या थे, ध्यान रखना। रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षा है, जो रामकृष्ण उनकी शिक्षाएं उपनिषद, गीता के दर्शन, बुद्ध और यीशु के उपदेश थे। इन्हीं को आधार बनाते हुए स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह एक और फैक्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के पृथकतावादी सिद्धांत की आलोचना की थी तथा उसके मुझे मत छुओ के आदर्श को उसकी एक बड़ी भूल बताया हुआ था। ठीक है, उन्होंने कर्म फल की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करते हुए इसे ही सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है। कर्म फल, ठीक है, कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता ना करिए। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, कर्म की सर्वोच्चता को प्रतिपादित किया हुआ था। विवेकानंद जी ने जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से की हुई है, ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकता है। तो पॉइंट को नोट करते हुए पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे 1 या 2 बार, एटलीस्ट कम से कम 3 बार। ठीक है, उनके अनुसार जीवन स्वयं एक धर्म है, कर्म के द्वारा ही मानव का दैवी अस्तित्व होता है, अर्थात कर्म पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं ये। ठीक है, उन्होंने तत्कालीन तकनीकी और आधुनिक विज्ञान का उपयोग मानव मात्र के कल्याण हेतु करने की महत्ता प्रतिपादित की हुई थी। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि तकनीकी ज्ञान और जो हमारी संस्कृति है, उसको साथ में लेके चलो। ओके, मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, किंतु इसे अन्य धर्म के लोग भी जुड़े हुए थे और अन्य धर्मों को भी इसने क्या किया है, महान बताया हुआ है। तो ये संगठन कैसा है, एक विश्वव्यापी संगठन है, एक तरह से कि सभी धर्मों को ये महान बताता है। हालांकि ये जो संगठन था, जो ये मिशन था, ये कैसा था, ये हिंदू धार्मिक संगठन था। आर्य समाज के विपरीत मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है, क्योंकि विवेकानंद जी को ऐसा लगता था, उनका ऐसा मानना था कि अगर किसी मूर्ति को आप सामने रखते हैं तो उसमें ज्यादा आप ध्यान लगा सकते हैं, बजाय आप जो है निर्गुण ब्रह्म की तरफ जाए। ठीक है, या आप कह सकते निराकार की तरफ जाए। तो विवेकानंद जी का मानना था कि एक अगर आप फोटो लगा लेते हैं, एक कोई मूर्ति लगा लेते हैं, तो एक तरह से एक माध्यम बन जाता है, उसकी उपासना कर सकते हैं, एक अच्छी तरह से आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने अध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के बीच संतुलन की बात की हुई है। ठीक है, किसने की हुई है ये बात किसने की हुई है, विवेकानंद जी ने बात की हुई है। विवेकानंद ने कभी लोगों को यहां पे देखना, राजनीतिक संदेश नहीं दिया हुआ है, इस पॉइंट को भी नोट किया जाए। विवेकानंद जी ने कभी भी राजनीतिक संदेश नहीं दिया है कभी भी लोगों को। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो राजनीति से दूर रहे हो या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा संदेश उन्होंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग फैक्ट पे चलते हैं, क्या क्या फैक्ट है इसमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की हुई थी एक बार देख लो, 1875 में बंबई में की है। कब? 1875 बंबई में स्थापना की गई है आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इसका उद्देश्य है प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्धि रूप से पुनः स्थापना करना। ठीक है, तो वैदिक धर्म की शुद्धि रूप से
पुनः स्थापना करना। उनको लगता था कि अब ये थोड़ा बिगड़ गई है व्यवस्था, तो उसको सही करने के लिए, इसको शुद्धिकरण करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की हुई थी। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पे है? लाहौर में है इसका मुख्यालय। कहाँ पे है? लाहौर में इसका मुख्यालय है। और यहाँ पे जो स्वीकार या अस्वीकार करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते हैं। पॉइंट को नोट किया जाए। अभी आपने देखा हुआ है कि मूर्ति पूजा को जो रामकृष्ण मिशन है वो स्वीकार करता है, एक अच्छा माध्यम बनाता है अपनी साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। लेकिन आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है, इंसेंस की उसको अस्वीकार करता है। झूठे कर्मकांड, तंत्र मंत्र, पशु बलि, अवतारवाद या बहुदेववाद की क्या करता है? ये सबको अस्वीकार कर देता है। उन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया हुआ है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये आर्य समाज का नारा है, ठीक है। स्वामी जी ने वर्ष 1863 में पाखंड खंडनी पताका लहराई, शुद्धि आंदोलन चलाया और 1882 में गौ रक्षा संघ की स्थापना की हुई थी। वैलेंटाइन चिरोल से उनके मतभेद होते, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। इस पॉइंट को नोट किया जाए। किसने ऐसा कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा है? अपनी पुस्तक, नाम क्या है उसका पुस्तक का? इंडियन अनरेस्ट। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा, जन्मदाता कहा हुआ है, ठीक है। हंसराज एवं लाला लाजपत राय द्वारा 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसको हम लोग DAV बोलते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की थी। कहां की हुई है? लाहौर में स्थापना की हुई है। और 1902 में लेखराज एवं मुंशीराम द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको फैक्ट मिल गए हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने आपको बता दिया है। तो डेट याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये पाखंड खंडनी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहां से स्टेटमेंट भी आपको दिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। स्वामी दयानंद ने आधुनिकता और देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि आप ये देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कोई भी राजनीतिक संदेश नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये कहीं ना कहीं देशभक्ति और आधुनिकता के आदर्शों को अपनाने की बात करता है आर्य समाज। तो ध्यान रखना ये सारी बातें कि अलग अलग मुद्दे हैं दोनों में। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत जो इस प्रकार है, नोट करके पढ़ेंगे इसको। पीटी के लिए स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं ABCD में करके, या फिर आपसे पूछा जाएगा 1 2 3 में 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 4 ऐसे करके पूछे जाएंगे। तो फटाफट देख लो। वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध करना, कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। पॉइंट को नोट किया जाए। कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी हो। निरंकारी आपने देखा हुआ है, रामकृष्ण मिशन वो क्या करता है? मूर्ति पूजा पर ध्यान देता है। लेकिन ये नहीं, ये निरंकार, निराकार की बात करता है, उस पर विश्वास करता है, एक ईश्वर पर विश्वास करता है। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन, और हिंदी संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो ये मुख्य पॉइंट है, मैंने लिख दिए हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, आप इसको फटाफट रीड करेंगे। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या थे? यहां से भी पीटी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको भी आप कम से कम 2 या 3 बार देखना है। ओके, देख लो फटाफट। ईश्वर के प्रति पितृत्व और मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, सबसे पहला उद्देश्य। स्त्री पुरुष के बीच समानता होनी चाहिए, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना,
तथा सभी राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार। सरस्वती जी ने प्रमुख तत्कालीन समाज सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे, देशमुख इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए थे। ठीक है, दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि जैसे विद्वानों ने आगे बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि इससे आर्य समाज से कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। हमने आपको नाम सारे दे दिए हैं और इतने से ही पूछा जा सकता है। स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि 2021 में ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, हालांकि 1-2 साल ट्रेंड रहता है यूपीएससी का, फैक्चुअल डाटा पूछ रहा है अभी। ठीक है, चलो, दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जन सामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया गया है। पॉइंट को नोट किया जाए, क्या है इसमें? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसका है? ये दयानंद सरस्वती जी का है, इन्होंने ही इसको लिखा हुआ है। और इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है। हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है और अन्य धर्म के पाखंडों की निंदा की गई है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे याद करनी हमने बता दिया है, नाम और जो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की है? मैडम ब्लाटस्की और कर्नल हेनरी आलकाट ने की है। कब की है? 1875 में की है। कहां पे की थी इसकी स्थापना? अमेरिका में की हुई है। 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, उसकी स्थापना कहां पे की गई है? 1883 में मद्रास के निकट चेन्नई अडयार नामक स्थान पे की गई है। ठीक है, कहां पे स्थापना की गई है? इसके हेडक्वार्टर की स्थापना 1883 में मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना या कह सकते हैं मुख्यालय की स्थापना की गई है। आयरिश महिला एनी बेसेंट भारत आई और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी और 1933 तक उन्होंने इसका कार्यभार संभाला। पॉइंट को नोट किया जाए कि वो कब जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनी थी। और ये भी पूछा जाता है कि वो सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी या नहीं, आपसे पूछा जाए थी, हाँ भाई थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, थियोसॉफी से आशय क्या है? धर्म संबंधी ज्ञान। सोसाइटी का आंदोलन उपनिषदों से प्रभावित था। पॉइंट को नोट किया जाए, हालांकि वो आयरिश महिला थी, उसके जो थियोसॉफिकल सोसाइटी उसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी, लेकिन फिर भी ये देखिए आप, ये जो आंदोलन प्रभावित था वो उपनिषदों से प्रभावित था और इनका मानना था कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति आत्मिक हर्ष उन्नाद और अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही हो सकती है। ठीक है, तो एक तरह से पूरी तरह से ये उपनिषदों से प्रभावित था। एनी बेसेंट ने वर्ष 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। पॉइंट को नोट किया जाए, 1998 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट जी ने की हुई थी, जो कि MM मौलवी जैसे लोगों के प्रयास से 1916 में BHU बना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, ये वही BHU है जिसकी स्थापना सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से 1898 में एनी बेसेंट जी द्वारा की गई थी। ठीक है, बातें समझ में आ गई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे फैक्ट आपके पास में आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उनका मानना था ध्यान, योग और चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करती थी। ठीक है, इससे पहले और कौन कर रहा है कर्म पे विश्वास? कर्म पे विश्वास कौन कर रहा है? रामकृष्ण मिशन भी कर्म पे विश्वास कर रहा है। ठीक है, और इधर थियोसॉफिकल सोसाइटी भी क्या है? कर्म के सिद्धांत पर बहुत ज्यादा जो जोर देती है। ठीक है, उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग, वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया है।
इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए याद करने में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया जो दर्शन था उनका, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो दर्शन था वो उपनिषदों पर आधारित था। सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देख लीजिए एक बार, प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति और रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करना या प्रयत्न करना। सोसाइटी में मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत और पहचान को पुनर्स्थापित करने का भी प्रयास किया गया था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिससे कि हिंदू धर्म और समाज में दूरगामी प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये एक तरह से नकारात्मक शब्द है, यहाँ पे नकारात्मक स्टेटमेंट दिया गया है, वो सही भी है क्योंकि ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं समाज पे छोड़ पाया था जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हमने देखे हुए। नेक्स्ट है, लेकिन हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की हुई थी या जगाई थी। ठीक है, तो इस तरह से यह सारे फैक्ट यहाँ पे आ गए हैं और आपने देख लिया कि इसमें क्या क्या उसके उद्देश्य हैं और क्या फैक्ट है। सत्यशोधक समाज एवं ज्योतिबा फुले, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख लो कैसे। ज्योतिबा फुले माली जाति में पैदा हुए थे और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की हुई थी और इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था नंबर 1 सामाजिक सेवा करना, स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो ये दो मुख्य उद्देश्य थे। फुलों ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामी के विरुद्ध कार्य किया हुआ था और उनके ये कार्य जनसामान्य के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया था। पॉइंट को नोट किया जाए कि ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया हुआ था। ठीक है, ज्योतिबा फुले जी ने समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया हुआ है और उनके आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया तथा दलितों की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो एक तरह से ये फैक्ट थे। याद क्या रखना है, हमें इनके मुख्य उद्देश्य याद रखने हैं और जो ये प्रतीक चिन्ह की बात यहाँ पे कर रहे हैं उसको याद रखना है। यहीं से अगर कोई स्टेटमेंट पूछा जा सकता है तो यहीं से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, देख लो एक बार, फैक्ट है 1905 में इसकी स्थापना हुई है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय मिशनियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इस वजह से इसकी स्थापना हुई थी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने यहाँ पे अध्यक्ष का पद संभाला हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट था, पूछा कहां से जा सकता है, इसका स्थापना कब हुई थी और किसने स्थापना की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग। इसकी स्थापना गोखले के समर्थक नारायण मल्हार जोशी ने की थी, बंबई में की हुई है। ठीक है, कहां पे की हुई है, बंबई में इसकी स्थापना की थी और इनका उद्देश्य सभी लोगों को जीवन एवं कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना और इसी लीग के कई स्कूल, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। फैक्ट ध्यान रखना, कहां पे स्थापना किसने की हुई थी, कहां पे की गई थी, बंबई में। ठीक है, तथा गरीबों एवं अशिक्षित लोगों को न्याय दिलाने हेतु उनकी ओर से पैरवी भी करते थे ये। ठीक है, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी ने ही 1920 में, ध्यान रखना डेट ध्यान रखना, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना की हुई थी। तो यहाँ पे दो फैक्ट आपको समझ में आए कि तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी
बंबई में, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की हुई थी 1920 में। तो दो फैक्ट याद रखना, अगर पूछा जा सकता है तो यहीं से पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, ठीक है, जैसा नाम से भी आपको पता चल रहा है, तो ये आंदोलन श्री नारायण गुरु ने ही शुरू किया हुआ था। एक क्षेत्रीय आंदोलन था और जिसका जन्म समाज के दलित वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग में टकराव के कारण हुआ था, ठीक है। तो दोनों के बीच टकराव, निम्न जाति और उच्च जाति या दलित और ब्राह्मण के वर्ग, इनकी जातियों के बीच टकराव के कारण ये धर्म परिपालन आंदोलन श्री नारायण गुरु ने ही शुरू किया हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इजरवायस जाति, ध्यान रखना जाति का नाम ध्यान रखना, क्या है जाति, इजरवायस जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी के द्वारा ही शुरू किया गया था। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है हमें कि भाई ये किसके नाम से शुरू किया गया है, तो उन्होंने शुरू किया, ठीक है। इजरवायस केरल की सबसे बड़ी दलित जाति है अभी भी, जिसे अछूत माना जाता था, ठीक है। और इस जाति के लोग मुख्यतः क्या करते थे, ताड़ी शराब बेचने का काम करते थे, ताड़ी और शराब बेचने का काम करते थे। और 1902 में इसी समुदाय के श्री नारायण गुरु ने एक आंदोलन प्रारंभ किया था तथा नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की भी शुरुआत की थी। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की भी शुरुआत श्री नारायण गुरु ने की हुई थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। योगम के कई उद्देश्य थे, क्या क्या उद्देश्य है, इस पॉइंट को पीटी के लिए ध्यान रखा जाए, प्रीलिम्स टेस्ट के लिए ध्यान रखा जाए। शिक्षा संस्थाओं में इस समुदाय के छात्रों को प्रवेश का अधिकार दिलाना, नंबर 1। नंबर 2, सरकारी सेवाओं में भर्ती, नंबर 2, सरकारी सेवाओं में भर्ती, मंदिर में प्रवेश, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इत्यादि जो है यहाँ पे ये इसके उद्देश्य थे। और इस आंदोलन के फलस्वरूप केरल में दलितों को अनेक अधिकार भी प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा था, दलितों को उनके सामाजिक अधिकार दिलाने में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ओके। न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन देख लो, इसकी शुरुआत किसने की है, CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज ने मद्रास में इसकी स्थापना की। कहां पे स्थापना की है, न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन की स्थापना मद्रास में की गई है, ओके। और इस आंदोलन का उद्देश्य है गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना। पॉइंट को नोट किया जाए कि न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व दिलाना, ठीक है। और 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसने विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व की भी मांग की थी, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है और यहां से भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट देके, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 के दशक में EV रामास्वामी नायकर और बालीजिया नायडू के द्वारा इसकी स्थापना की। कब की गई है, 1920 में। 1920 में EV रामास्वामी नायकर, बालीजा नायडू के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी, लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया हुआ था। और इसने पिछड़ी जाति के लोगों को विभिन्न अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की हुई थी। आंदोलन के अनुयायियों ने कहा धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से ये जितने भी आंदोलन आप देख रहे हैं वो निम्न और उच्च जाति, दलित और ब्राह्मण जाति के टकराव के दौरान जो है ये उसमें आए हुए हैं, इनका गठन किया गया है। और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजाओं के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित ना करें, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। अरबीपुरम आंदोलन, अरबीपुरम आंदोलन ये भी 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर श्री नारायण गुरु ने पिछड़ी जाति का होने के बावजूद केरल के अरबीपुरम नामक स्थान में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की थी, ठीक है।
तो उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी कि एक प्रतिमा, अभी तो कोई प्रतिमा स्थापित कर ले निम्न जाति वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, अच्छी बात है। लेकिन 1888 की बात हो रही है, उस टाइम ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई निम्न जाति का वो किसी भगवान की मूर्ति, किसी देवता की मूर्ति की स्थापना करे या मंदिर की स्थापना करे, ठीक है। तथा देवताओं की पूजा एवं आराधना में ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है, वो ऐसा कहते थे। और उन्होंने स्थानीय मंदिर के दीवार पर लिखा था, पॉइंट को नोट किया जाए, क्या लिखा था, जातीयता एवं प्रजातीयता को बढ़ने वाली दीवार को गिरा दो, आपसी घृणा को दूर करो, सद्भाव बढ़ाओ, हम सभी यहां भाई भाई की तरह रहेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, स्थानीय मंदिर की दीवार पर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ठीक है। और इस आंदोलन का दक्षिण भारत में दूरगामी प्रभाव हुआ है। बाद में उन्होंने बाद में होने वाले अनेक आंदोलन, विशेषकर मंदिर प्रवेश आंदोलन, इस आंदोलन से प्रेरित था। तो अभी हम लोग मंदिर प्रवेश आंदोलन भी देखेंगे, ठीक है। ये देखिए मंदिर प्रवेश आंदोलन, तो यहाँ पे तमाम सारे समाज सुधारक हैं और बुद्धिजीवी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं श्री नारायण गुरु का तीसरी बार आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे, वो भी मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित थे। एन कुमारन, आसन, टीके माधवन इत्यादि पहले से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे, तो ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी क्या करते हैं, यहाँ पे शामिल होते हैं। 24 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल में वाइकोम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, और जिसने सार्वजनिक मार्गों, हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की हुई थी। पंजाब में जाट और मदुरई के कुछ स्थानीय निवासियों ने इस सत्याग्रह के माध्यम से समान अधिकार की मांग की हुई थी। तो ये एक मंदिर प्रवेश आंदोलन क्या है, एक बहुत बड़ा स्वरूप लेता है। कैसे, एक केरल में भी है, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पंजाब में भी है, मदुरई में भी है, और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा भी की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसके समर्थन में गांधी जी ने वहां पर यात्रा की थी उसकी, तो वो मंदिर प्रवेश आंदोलन है। और भी क्या, और भी सत्याग्रहियों की मांगे पूरी किए जाने की अपील भी गांधी जी ने की हुई थी, ठीक है। के कलप्पन एवं केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम त्रिमाम्बू ने गुरुवायूर नामक स्थान पर 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल को भी नेतृत्व प्रदान किया हुआ था, ठीक है। और इससे और भी देखो, और भी तमाम सारे जुड़े हुए हैं, नाम याद रखना। प्रसिद्ध सामाजिक सुधारकों जैसे कि पी कृष्ण पिल्लई, ए.के. गोपालन, इन्होंने भी क्या है इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो नाम याद रखना कौन कौन जुड़े हुए हैं, गांधी जी तो आए थे, कृष्ण पिल्लई है यहाँ पे, सुब्रमण्यम त्रिमाम्बू है, ए.के. गोपालन है, नारायण गुरु पहले से ही थे, एन कुमारन, आसन, टीके माधवन ये पहले से थे यहाँ पे, ठीक है। केपी केशव भी इससे जुड़ जाते हैं। तो एक तरह से ये हो सकता है कभी लिस्ट आपसे पूछे। और इसी तरह से एक और आप देख लीजिए फैक्ट है यहाँ पे, इसी तरह का आदेश 1938 में सी राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास में भी जारी किया हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक तरह से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है इससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इनके एक बार नाम देख लेना, ये नाम आप पहले से भी देख चुके हैं तो याद करने में आसानी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना एम.जी. रनाडे एवं रघुनाथ राव ने की हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होता था, और पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में हुआ था। कहां हुआ है, 1887 में मद्रास में हुआ है। इसने सामाजिक महत्व के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था। तो डेट याद रखेंगे, कौन किसने स्थापना की हुई है वो याद रखेंगे, और कब स्थापना की हुई है इसको भी याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा थी। पूछा जाए आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा कौन है, तो ध्यान रखना नाम क्या है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। यही वो सामाजिक सुधार शाखा है कांग्रेस की, ठीक है। स्थापना आपने देख ली हुई है, जगह देख ली है, कहां पे इसकी स्थापना हुई है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से संबद्ध थे या संबंधित थे, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्य देख लो फटाफट, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना,
बहुपत्नी प्रथा का विरोध करना, कुलीन प्रथा का विरोध करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान चलाया हुआ था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, किसने याचना अभियान चलाया है? याचना अभियान किसने चलाया हुआ है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने चलाया हुआ है, जिसमें लोगों से याचना की जाती थी कि वो बाल विवाह ना करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? फैक्ट आपके पास में आ गया है, इसको आप एक दो बार देख लेंगे फिर ये रट जाएगा। भारत धर्म महामंडल, ये देख लो कैसे काम कर रहा है। भारत यह भारत के शिक्षित रूढ़वादी हिंदुओं का एक संगठन था, जिसका गठन आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी के समर्थक और रामकृष्ण मिशन से हिंदू रूढ़वादिता को बचाने के लिए किया गया था। क्या मतलब इसका? कि आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों के एंटी था, अपोजिट था। ठीक है, 1895 में इसी प्रकार के एक अन्य संगठन सनातन धर्म सभा का भी स्थापना की गई थी यहाँ पे। ठीक है, सनातन धर्म सभा की भी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है हिंदू रूढ़िवादिता के हितों को सुरक्षित रखने हेतु प्रयत्न करना। अब आप समझ गए किसका किसका समर्थन कर रहा है। तो बहुपत्नी विवाह का समर्थन कर रहा होगा, सती प्रथा का समर्थन कर रहा होगा, बाल विवाह का समर्थन कर रहा होगा और विधवा विवाह का समर्थन नहीं कर रहा होगा। तो ये इस तरह का धर्म महामंडल है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से जो समाज सुधार किए जा रहे थे उसका एंटी है। वो बोलता नहीं, हमें पुरातनवादी जो रूढ़वादिता है उसी पे हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल एंटी है ये। और दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद एवं बंगाल में धर्म महामंडली की भी स्थापना की गई थी। 1902 में इन सभी संगठनों में आपस में संयुक्त होकर एक बड़े संगठन का निर्माण किया, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत धर्म महामंडल। ठीक है, और इसका मुख्यालय वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में है। और इस महामंडल के सदस्यों में जो प्रमुख थे वो कौन थे? MM मौलवी, मदन मोहन मौलवी जो है इसके प्रमुख थे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके फैक्ट भी आपको समझ में आ गए हैं और इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो सारी यहाँ पे मिल गई है। पारसी सुधार आंदोलन, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई मार्गदर्शन सभा का गठन किया था। ठीक है, नाम क्या है? रहनुमाई मार्गदर्शन सभा का गठन किया। कब किया गया है? ये किसके लिए? पारसी सुधार आंदोलन के लिए है। 1851 में इसका गठन किया गया। और उद्देश्य देख लिए, उद्देश्य क्या है इसका? पारसी समाज का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता का पुनर्स्थापित करना या पुनर्स्थापना करना इसका। ठीक है, तो उसका उद्देश्य आपने देख लिया। इस आंदोलन के नेताओं में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, KR कामा और SS बंगाली प्रमुख है। नाम याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे स्टेट PCS वालों। ठीक है, नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, KR कामा और SS बंगाली इसके प्रमुख हैं। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका राप्त गोपतार भी, पॉइंट को नोट किया जाए, कौन सी पत्रिका है? पत्रिका राष्ट्र गोपतार प्रारंभ की गई थी और सभा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पक्षधर था। ठीक है, तो क्या क्या फैक्ट याद करने हैं? इसकी पत्रिका और इसके नाम याद रखने हैं और डेट जब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, बाद में कभी देखा जाएगा। ठीक है, सिख सुधार आंदोलन, 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म और समाज सुधार आंदोलनों में सिख समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये भी अछूता नहीं रह सका है। इसमें भी विभिन्न समाज और धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किए थे। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना कब किया गया सिंह सभा आंदोलन? 1873 में। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या है वो मुख्य उद्देश्य? ध्यान रखेंगे कौन से? सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली मिशनरियों एवं हिंदू रूढ़िवादियों के विरुद्ध संघर्ष करना। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है इसी में। 1921 में अकालियों ने एक नया असहयोग एवं अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया हुआ था। यह सिख धर्म से संबंधित है।
ध्यान रखना। लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1922 में ये 25 में संशोधित भी किया गया है। बहुप्रतीक्षित एक लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित हुआ, ठीक है। और इस एक्ट द्वारा गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों की शीर्ष संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा ये किया जा रहा था या इसी को सौंप दिया गया था, ठीक है। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन यह सांप्रदायिक नहीं था। इसको ध्यान रखना, ये एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन ये सांप्रदायिक नहीं था। कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई थी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सराहनीय भूमिका अदा की थी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है, जो सिख संगठन से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है। अब सुधार के आंदोलन के कुछ योगदान देख लो या सकारात्मक प्रभाव। ये जो सारे सुधार हुए हैं, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी तो रहे होंगे। देख लो एक बार क्या कह रहे हैं फटाफट। नंबर 1, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता की अवधारणा का विकास किया गया। यहाँ पे पूजा का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। एक तो ये सकारात्मक पक्ष था इसका। मध्य वर्ग में सांस्कृतिक महत्व की स्थापना की गई या हुई, आप कह सकते हैं। मानववाद एवं तर्कवाद की अवधारणा का विकास हुआ। नंबर 4, शिक्षा विशेषता पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार किया गया। शिक्षा में भारतीय समाज में आधुनिकता का विकास हुआ। भारत के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक पृथक्करण की समाप्ति हो गई। विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का अंत हो गया और राष्ट्रीय चेतना का विकास या आप कह सकते हैं सुधार हुआ है। अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव, इसको भी देख लो। हो सकता है यूपीएससी यहां से स्टेटमेंट आपको देके पूछे। कैसे, देख लो। 19वीं सदी के सुधार आंदोलन मुख्यतः शहरी, मध्यम एवं उच्च वर्ग तक ही सीमित थे। हाँ भाई, सीमित थे, वहीं तक, गांव तक नहीं पहुंचे थे, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा नकारात्मक प्रभाव क्या है, कोई भी आंदोलन देश के गांव तक, किसानों और शहरों के गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा था, मैंने बोल दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पीछे देखने या अतीत की महानता और अपने अपने धर्म ग्रंथों से प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा लिया हुआ है। वो कहते थे हमारा धर्म, हमारा प्राचीन धर्म जो है, जो ग्रंथ है वो महान है। दूसरे जाति या धर्म वाले बोलते थे नहीं, हमारी जो ग्रंथ हैं, जो विचारधाराएं हैं वो महान है। तो यहाँ पे क्या है, सब जो है अपने धर्म ग्रंथों का सहारा लेने, उसके प्रमाण के तहत जो है आंदोलन चला रहे हैं। और इनकी इन प्रवृत्तियों ने लोगों में सांप्रदायिकता, पॉइंट नोट करें इसको, सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित होने की गलत परंपरा को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया है। हालांकि इनका कोई इरादा नहीं था कि उनका धर्म पिछड़ जाए, हमारा धर्म ऊपर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता के बीज यहाँ पे आपको उगते हुए दिखेंगे, ठीक है। अनेक इतिहासकारों का मत है कि देश में अन्य अनेक कारणों के साथ साथ इन आंदोलनों ने भी क्या किया है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो ये मुद्दे थे सारे। कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। संस्कृति के अन्य क्षेत्र जैसे कि स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि को उपेक्षित रखा गया है। इस पे कोई बात नहीं की गई है। हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधाराओं में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में ही संकुचित होकर रह गए थे, ठीक है। उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया था, जबकि भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अपना एक विशेष स्थान है, ठीक है। प्राचीन काल में पुरोहितों का सामाजिक एकाधिकार एवं वर्चस्व था। इसके कारण भी कई जातियां, विशेष रूप से निम्न जातियां जो थी, इस आंदोलन में सक्रिय रूप से नहीं भाग लिया उन्होंने। कई मुस्लिम मध्यम वर्गीयों ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण किए जाने के कारण अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास किए और उसी प्रयास में सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा हुआ था, ठीक है। लोगों को अपना आपसी में अब जो भाईचारा था वो भी कम हुआ था थोड़ा सा। कालांतर में इसी मनोधारणा से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को विभाजित करने के कुछ प्रयत्न भी किए थे, ठीक है, प्रयास किया हुआ था। और जिसकी दुखद परिणति ये हुई कि देश का विभाजन भी हुआ। तो ये सारे देखो, कोई भी समाज जो समाज सुधार आप करते हैं तो एक तो सबको लेकर चला जाता है, और अगर कहीं पे भी आप पिछड़ गए तो उसका गलत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो कि यहाँ पे आपको पड़ता दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कभी स्टेटमेंट देके यूपीएससी पूछे तो आप फटाफट बता देंगे कि कमियां थी यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे काम भी हुए तो कमियां भी थी, ठीक है। ये हमने मुद्दे कंप्लीट किए हुए।
अब जो हम शुरुआत करने वाले हैं, इसको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं केवल। स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत ये 1858 और 1905, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पहुंच रहे हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। फटाफट मैं इंट्रो दे देता हूं कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो हम इस फेज में आ गए हैं बहुत कम समय में, तीसरी ही क्लास में। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट, कांग्रेस के गठन से पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान क्या है इसकी बात करेंगे। और इसके बाद में बात करेंगे उनके कार्यों का मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन से हो सकता है, पूछता तो नहीं लेकिन हो सकता है पूछ दे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग बात करेंगे इस पे। अब उदय के कारण क्या है, पहला इसमें देखेंगे कि ये उदय के कारण क्या है। कारण देखो तमाम सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मुख्य हैं और जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ध्यान रखने हैं वो हमने कारण यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग देखेंगे। ओके, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए थे, अंग्रेजों के कारण जो उत्पन्न हुए थे, ठीक है। ऐसे आप समझिए, जैसे कि नई नई संस्थाओं की स्थापना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन, ये सारे जो हैं आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण में गिने जाते हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है, ठीक है। एक रिएक्शन के तौर पे इसको देखा जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न नहीं होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, पहले बहुत सारे विद्रोह होते रहे थे छोटे छोटे, इसके बाद में एक बड़ा सा विद्रोह हुआ था जो कि 1857 का विद्रोह था, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। कई छोटे छोटे कारक मिलके एक बड़ा सा एक राष्ट्रवाद के उदय के कारण बनते हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट को नोट किया जाए। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है उत्तरदायी कारक। नंबर 1, विदेशी आधिपत्य का परिणाम, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार हुआ। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका बहुत रही है यहाँ पे। भारतीय पुनर्जागरण का भी योगदान रहा, जैसा कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा दिया जाना, ये भी एक कारण है जो कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण में गिना जाता है, उत्तरदायी कारण है ये। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश इत्यादि जो है, ये तमाम सारे ऐसे कारक हैं जो कि आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारक के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। चलो अब फटाफट देख लेते हैं कुछ फैक्ट और वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, भारतीय हितों एवं उपनिवेशी हितों में विरोधाभास क्यों था। सबसे पहली बात, भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन की उपनिवेशी शासन का परिणाम माना था कि भाई जो भारत पिछड़ रहा है वो उपनिवेशी शासन का पूरी तरह से इसमें योगदान है। और उनका विचार था कि देश के जो विभिन्न वर्ग हैं उन विभिन्न वर्ग के लोगों यथा जैसे कृषक है, शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, मजदूर हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षित वर्ग है एवं व्यापारी वर्ग है इत्यादि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए हैं। तो एक कह सकते हैं कि यहीं से ही राष्ट्रवाद के उदय के कारण गिने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम सारे यहाँ पे दुविधाएं और तमाम सारे प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है। एक और चीज इसमें हम लोग देखेंगे कि देश का राजनीतिक और प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान जुड़ गए, आना जाना आसान हो गया। परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। रेल तब तक आ गई थी। 1850 के पश्चात रेल लाइनें बिछाने का कार्य भी प्रारंभ हो गया था, जैसा कि हमने देखा है लॉर्ड डलहौजी के काल में 1856 में रेलवे लाइन बिछ गई थी। और रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया हुआ था। हालांकि अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते थे कि भाई
ये भारत देश जो एकजुट हो जाएगा और हम एक बार कभी जो है भारत आजाद भी होगा, तो ये सारी चीजें अंग्रेजों को में नहीं, दिमाग में नहीं थी। उन्होंने बस क्या किया हुआ था, रेल लाइनें बिछा दी थी, लेकिन इसका एक तरह से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो भारत को एकीकृत करने में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था ने भी और बिजली के तार, इन्होंने देश को समेकित करने में या एक तरह से एकीकृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई थी। ठीक है, और ऐसे कई सारे यहाँ पे आपको कारण देखने को मिलेंगे। पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा का प्रभाव, यहाँ पे हमने देखा हुआ है जब ट्रेवेलियन, मैकाले और बेंटिंग ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेणीकरण किया हुआ था, तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। ठीक है, और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक और आवश्यकताओं के लिए किया गया हुआ था कि भाई वो हमारी सुविधा के लिए, अंग्रेज बोल रहे थे कि हम अपनी सुविधा के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करेंगे, और उसमें इंग्लिश को उसने मोस्ट टॉप पे रखा हुआ था कि भाई इंग्लिश से ही सारी शिक्षाएं होंगी। तो वो अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए सारी चीजें कर रहे थे। उनको क्या पता था कि भारतीय भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो एक तरह से आंदोलन भी करेंगे इन सारी चीजों में ग्रहण करने के बाद में। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कैसे पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा का प्रभाव था और जिसकी वजह से आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। ठीक है, प्रेस एवं पत्रकार, जो समाचार पत्र हैं, इनकी बहुत ज्यादा भूमिका रही थी, जिस पर हमने बात की हुई अभी। ओके, और ये फैक्ट ही है एकदम से, इसको देख लेना है। अब इसमें देखो वही वन लाइनर ही पूछा जाएगा, जैसे अभी देख लिया आपने शुरू में कि पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा का प्रभाव, हाँ ये कारक था एक आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का। इसके बाद आपने देखा हुआ है प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका भी थी, हाँ थी। ठीक है, इसके बाद में भारत के अतीत का पुनः अध्ययन किया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे तत्कालीन जो प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकार है जैसे कि मैक्स मुलर है, हाँ मोनियर है और विलियम्स हैं, ये तमाम सारे थे, तथा विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकार जैसे कि आर.जी. भंडारकर साहब, आर.एल. मित्रा एवं स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्व्यवस्थित कर राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की थी। तो यहां से भी क्या है, अब आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारक के रूप में इसको भी गिना जाता है। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे कि सुधार आंदोलनों का विकासात्मक स्वरूप यहाँ पे, जैसे कि 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ये प्रारंभ हुए थे। तो इसका भी प्रभाव है, जैसा कि हम देख चुके थे जब हम एंड कर रहे थे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, तो हमने देखा हुआ था लास्ट में कि भाई इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, आगे के आंदोलनों का एक आधारशिला उसने रखी हुई थी। ठीक है, तो एक तरह से सुधार आंदोलन का भी विकासात्मक स्वरूप ये कहीं ना कहीं आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का कारक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मध्यम वर्गीय या मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। मैंने कहा था कि जो शिक्षित मध्य वर्ग होता है वही आंदोलन को लीड करता है और वही शुरू ही करता है। बहुत बड़े लोग, जो बहुत बड़े अमीर लोग होते हैं वो नहीं करते हैं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो भी आंदोलन को लीड नहीं करते हैं, शुरू नहीं करते हैं। कौन करता है? मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी होते हैं वही आंदोलन की, विद्रोह की शुरुआत करते हैं, उन्हीं से विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है, तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव यहाँ पे, यहां ध्यान देना, मैं बता रहा हूं एक एक करके। दक्षिण अमेरिका में स्पेनी एवं पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। तो यहां पे भी क्या है, आधुनिक राष्ट्रवादी जो थे निगाह गड़ा के रखे हुए थे कि तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं पर भी क्या देख रहे थे वो, कि दक्षिण भारत में स्पेन और पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था, तो वहां पे भी वो देख रहे थे। इसके अतिरिक्त की बात करें तो यूनान एवं इटली के स्वतंत्रता आंदोलन एवं आयरलैंड की घटनाओं ने भारतीयों को अत्यंत प्रभावित किया। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखना, हो सकता है यूपीएससी में पूछे, हो सकता है यूपीएससी में आपसे पूछे। ठीक है, विदेशी शासकों का जातीय अहंकार और प्रतिक्रियावादी नीतियां, तो तमाम सारे हमने देख लिए होते, एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। स्टेटमेंट देख के पूछे जा सकते हैं, एक बार देख लो। अंग्रेज शासकों की जातीय अहंकार एवं श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों का अत्यंत आहत किया था। एक अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान समझा जाता था। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का अधिकार नहीं था।
जातीय अहंकार का सबसे घृणित रूप था, न्याय में असमानता, अंग्रेज तथा भारतीयों को झगड़े में दोषी होने पर भी अंग्रेजों को दोष मुक्त करार दिया जाता था तथा दोषी होने पर भी भारतीयों को कठोर दंड से प्रताड़ित किया जाता था। लॉर्ड लिटन की विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियां, जैसे कि इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु जो है वो कम कर दी थी, 21 से घटाकर 19 कर दी थी। कब की है? 1876 में, ठीक है। कब की गई थी? 21 से 19, 1876 में। और जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, तब दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। कब किया गया है? ये 1877 में, लिटन के काल में, लॉर्ड लिटन के काल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी लिटन के काल में आया है 1878 में, तथा शस्त्र अधिनियम 1878 इत्यादि ने भी देशवासियों के समक्ष सरकार की वास्तविक मंशा उजागर कर दी थी और अंग्रेज के विरुद्ध जो है, अंग्रेजों के विरुद्ध एक जनमत तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये तमाम सारे फैक्ट हैं, पूछा जा सकता है आपसे। सुमेलित करने के लिए शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया है, दिल्ली में जो भव्य दरबार का आयोजन किया गया था कब किया गया है, उम्र कब घटाई गई है, ठीक है। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। और इसके पश्चात आप देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद, ये 1883 में सामने आया हुआ था, ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद। तो यहाँ पे क्या था कि जो इसमें एक विवाद ऐसा हुआ था ये कि जो अंग्रेज थे ना, अगर वो कोई विवाद करते हैं तो उनको सजा जो है वो अंग्रेज ही देते थे। लेकिन जब इल्बर्ट बिल आया तो उसमें ये कहा गया हुआ था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अंग्रेज अगर कुछ गलती करते हैं तो उनको अंग्रेज ही दंडित करें या उनको दंड दें, वो भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं। तो एक तरह से इल्बर्ट बिल विवाद आया था 1883 में, ठीक है। हालांकि ये विवाद काफी दिन चलता रहा, फिर इस बिल को वापस लेना पड़ा था, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, अंग्रेज राज कर रहे हैं और उनको भारतीय न्यायाधीश दंडित करें, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है, बिल्कुल से नहीं। तो बहुत बड़ा विरोध हुआ था और इल्बर्ट बिल विवाद जो है उसको निरस्त किया गया था। इसमें साहित्य की भूमिका रही थी, तमाम सारे साहित्य, लोकगीत, ये देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम की भावना से जागृत थे तमाम सारे। और यहाँ पे जो हिंदी में हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री, चपलंकर, असमिया में लक्ष्मीदास, तमाम सारे ऐसे जो हैं इस काल में प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए थे। तो इनकी भावनाएं जो है वो उदय आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के लिए ओतप्रोत हो रही थी, ठीक है। तो ये तमाम सारे यहाँ पे साहित्य की भी भूमिका रह रही है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से कि कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब कल बात करेंगे यहां से, ओके। तो ये सारी हमने मुद्दे देख लिए हुए, कहां से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हमने बातें कर ली हुई हैं। और इसके बाद में ये हमारी तीसरी क्लास है, चौथी क्लास जो है वो भी होने वाली है, कल होगी। तो अब तक के लिए इसको देखो, और देखो जितना मैं बता रहा हूं ना, जितना मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आप फोकस करिए, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहीं से पूछा भी गया है, ठीक है। वहां के क्वेश्चन पूछेगा और कोई क्वेश्चन बना कहां से सकता है, आप देखो ना, ट्रेडिशनल है, कोई डायनामिक सब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे पढ़ लोगे ना, तो ये यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ओके। और जो लोग अभी नए लोग जुड़े हुए हैं तो उनको वो लोग संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो वो लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो ये टेलीग्राम लिंक हमने दिया हुआ है, आप लोग इस पे आ सकते हैं, इस पे PDF आपको मिल जाएगी, ओके। और ये हमारा ये कांटेक्ट है, अगर कोई डाउट है तो यहाँ से आप बात कर सकते हो, ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो इसको देखते रहो, एक दो बार देखोगे अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय बाय।